ओके, ऑडिट कमिटी बहुत इजी है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना आपको, बस कुछ छोटी छोटी चीजों को याद रखना है, बाकी सब चीजें बट ऑब्वियस एंड आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को पहले से इसका कुछ आइडिया तो होगा ही। ओके, सो ऑडिट कमिटी कौन कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, मतलब किसके लिए मैंडेटरी होता है, कौन सी कंपनीज के लिए इस ऑडिट कमिटी को बनाना। सेक्शन 177 के अंदर आता है ये। मुझे बताओ जरा 144 सेक्शन कौन सा है, 144 सेक्शन बताओ, बोलो। जो सर्विसेज ऑडिटर कौन सी सर्विसेज नहीं दे सकता, ठीक है। दूसरा 177 हमारा ऑडिट कमिटी, और 188 बताओ, 188 बताओ, अरे बोलो, रिलेटेड पार्टी, ठीक है। चलो 144, 177, 188 ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, एवरी लिस्टेड कंपनी, मतलब ऑडिट कमिटी किसको बनानी है, एवरी लिस्टेड कंपनी। दूसरा कौन सा, प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज, इसमें देखो क्या है, वो सारी पब्लिक कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल क्या है 10 करोड़ से ज्यादा। आप लोग अपनी नोटबुक में ये चीज लिख सकते हो, मतलब जो मैं छोटे छोटे फ्लो चार्ट बनाऊंगी वो अपनी नोटबुक में बना लेना, बाकी ये शीट मैं आपको दूंगी, तो अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल लो ऑडिट कमिटी, पॉइंट नंबर डालो 1, ठीक है, और लिख लो वहां पर ऑडिट कमिटी फ्रॉम नोट्स, ठीक है, ऑडिट कमिटी फ्रॉम नोट्स। पूरा आपका कंपनी ऑडिट मैंने आपको लिखवाया है, खाली ऑडिट कमिटी जो है वो मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म में दे रही हूं। तो नेक्स्ट हेडिंग अपनी नोटबुक में लिखो ऑडिट कमिटी सेक्शन 177 और उसके बाद लिख दो फ्रॉम पीडीएफ नोट्स, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि एक टॉपिक हमने पीडीएफ से करना है। और उसमें अब नीचे फ्लो चार्ट बनाते रहना, बनाइए, लिखिए पॉइंट नंबर 1, फ्लो चार्ट करिए। ऑडिट कमिटी को कौन कौन कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, एक तो हो गया आपका ऑल लिस्टेड कंपनी, ठीक है, या फिर दूसरा हम लोग कह सकते हैं ऑल पब्लिक कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल क्या है, मोर देन इक्वल टू 10 करोड़, या फिर ऑल पब्लिक कंपनीज जिनका टर्नओवर क्या है, मोर देन इक्वल टू 100 करोड़, या फिर ऑल पब्लिक कंपनीज जिनकी क्या है, एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स, बोरोइंग्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स क्या मोर देन इक्वल टू 50 करोड़, ठीक है। अब क्या हो गया, फिर से करते हैं, ऑडिट कमिटी कौन कंस्टिट्यूट कर सकता है, सारी लिस्टेड कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज जिनका पीएससी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, या फिर टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, या फिर जिन्होंने उधार ले रखा है, पैसा ले रखा है, आउटस्टैंडिंग लोन, बोरोइंग, डिपॉजिट, डिबेंचर्स, और वो कितना है 50 करोड़ या उससे ज्यादा, ठीक है। अब एक चीज क्या बताई गई, नोट क्या बताया गया कि ये जिस भी हम पेड अप शेयर कैपिटल या टर्नओवर या आउटस्टैंडिंग इन सब की बात कर रहे हैं, ये हम कहां से देखेंगे, ये हम देखेंगे लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहां से हम इनको देखेंगे, इस साल का नहीं, लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उनके अंदर अगर पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है तो मैंडेटरी है ऑडिट कमेटी बनाना, पर अगर पब्लिक कंपनी है तो हम लास्ट ईयर की ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, और उसके अंदर अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है ऑडिट कमेटी बनानी है, अगर नहीं है तो नहीं बनानी। फिर हम टर्नओवर देखेंगे, टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है तो बनानी है, अगर नहीं है तो नहीं बनाएंगे। तो फिर हम देखेंगे क्या कि भाई ठीक है, पीएससी मतलब पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर तो भाई 10 और 100 से कम है। अब देखते हैं कि क्या टोटल ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन, बोरोइंग, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, क्या ये टोटल 50 करोड़ से ज्यादा है, अगर आ गया तो मतलब आपको ऑडिट कमेटी बनानी है। तो तीन चीजें हैं, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा, टर्नओवर 100, और आउटस्टैंडिंग मतलब उधार ले रखा है बाहर से 50 करोड़ या उससे ज्यादा, तो हम क्या कहेंगे कि भाई आपके लिए ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है। अब ये चीज ध्यान से सुनना, ऑडिट कमेटी जो है वो कौन बना रहा है, देखो भाई ऑडिट कमेटी बन तो रही है कंपनी के अंदर ही ना, बाहर से तो नहीं आ रहा कोई बनाने के लिए। अब ऑडिट कमेटी बन तो रही है कंपनी के अंदर। अब ऑडिट कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ मिनिमम 3 डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। अब आप ये सोचो, ऑडिट हो रहा है तो अगर ये डायरेक्टर कंपनी में इंडिपेंडेंट नहीं हुए, मान लो जो डायरेक्टर है कंपनी के, ओनर है, ठीक है, ओ सॉरी, मान लो आप जो डायरेक्टर है कंपनी का, ठीक है, उसका कंपनी के साथ कोई रिलेशन है या उसने अपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसका कंपनी में, तो जब वो डायरेक्टर
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा और बाय चांस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या हो रखा है, फिक्स्ड एसेट की ओवर वैल्यूएशन हुई है या फिर प्रॉफिट्स को इन्फ्लेट करके दिखाया, मतलब ज्यादा दिखाए हैं, ताकि कंपनी में क्या हो, कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो मार्केट में बढ़े, कंपनी की बहुत अच्छी पोजीशन दिखाई है। तो ऐसे केस में क्या होगा, क्या वो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ढंग से ऑडिट करेगा? वो कहेगा नहीं भाई, मुझे क्या जरूरत है, मेरा तो कंपनी में इंटरेस्ट है, जो होता है होने दो। अच्छा, कंपनी का मार्केट में शेयर प्राइस बढ़ रहा है, मैंने अभी पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, मेरा कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, मैं कंपनी से सैलरी ड्रॉ करता हूँ। तो हम क्या कहते हैं कि भाई ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। Majority of the members of audit committee shall be independent directors. इंडिपेंडेंट का वर्ड मतलब पता है क्या है? आप लिखिए अपनी कॉपी में, इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ऐसे लोग who does not have any relationship, who does not have any relationship with company or influential power इन कंपनी। अब आप कहोगे मैम डायरेक्टर है कंपनी का तो उसका कंपनी से रिलेशनशिप तो होगा ही होगा, पर बच्चों हर डायरेक्टर का कंपनी से रिलेशनशिप नहीं होता। कुछ डायरेक्टर सिर्फ सिटिंग फीस लेते हैं आकर बोर्ड मीटिंग में बैठने की। मतलब क्या करते हैं, वो आएंगे, वो खाली बोर्ड मीटिंग अटेंड करेंगे, टेक देयर सिटिंग फीस, बाकी उनकी कोई भी कंपनी में इन्फ्लुएंशियल पावर नहीं होती। जब कोई डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो उस टाइम पर कुछ टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स होते हैं, कितनी उसकी पावर होगी, कितना उसका इन्फ्लुएंशियल कंट्रोल होगा, क्या होगा उसका कंपनी से रिलेशन, ये सब डिसाइड होता है। तो ऑडिट कमेटी के अंदर अगर हम कोई ऐसा पर्सन डाल देंगे जिसका कंपनी के अंदर बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पावर है, जो कंपनी में इंटरेस्ट रखता है, जिसका कंपनी से कोई रिलेशन है, तो क्या वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बिना भेदभाव के चेक करेगा? और वो कहेगा अच्छी बात है, करो फ्रॉड, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं कौन सा ऑडिटर हूं, मैं तो बोल दूंगा बाद में मैं नहीं पकड़ पाया। तो होगा क्या यहाँ पर, वो तो कंपनी में जानबूझ के ये काम करेगा। क्यों? ताकि कंपनी के मार्केट में प्राइस बढ़े, कंपनी की अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई दे। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। तो क्या वो अनबायस होकर कमिटी चलाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका कंपनी से रिलेशन हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि जो डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी का पार्ट बनेंगे ना, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। पहला क्या, इंडिपेंडेंट। अगर वो कंपनी से इंडिपेंडेंट होगा, अगर उसका कंपनी में कोई रिलेशन नहीं है, वो डायरेक्टर है और उसका कंपनी से कोई रिलेशन नहीं हो, खाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में आता है, अपनी सिटिंग फीस लेता है और चला जाता है, उसने कोई शेयर वगैरह इन्वेस्ट नहीं कर रखे, उसका कोई इन्फ्लुएंशियल कंट्रोल पावर कुछ नहीं है, तो वो आएगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ढंग से अनबायस होके चेक करेगा और फिर क्या करेगा, अपना अपना जो है डिसीजन देगा। आप खुद सोचो, अगर आप और मैं दोनों एक कंपनी के डायरेक्टर हैं, आप ऐसे पर्सन हो जो खाली अपने मतलब से मतलब रखते हो, कंपनी में आते हो, खाली मीटिंग अटेंड करते हो और चले जाते हो, उसके अलावा जब आप डायरेक्टर बने थे हमने आपको और कोई पावर नहीं दी थी। और मैं कंपनी में ऐसी डायरेक्टर हूँ जिसका कंपनी में पैसा इन्वेस्टेड है, जो सैलरी ड्रॉ करती हूँ मैं कंपनी से, मेरी प्रॉफिट शेयरिंग भी है कंपनी के अंदर। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में क्या होगा, आप ये कुछ सोचोगे कि मैं रेम्यूनरेशन ड्रॉ करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, तो अगर मुझे ये कहा जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करो, तो क्या मैं ढंग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करूंगी? मैं क्या कहूंगी, अरे नहीं ठीक है ना, फ्रॉड है ना, इतना फ्रॉड तो चलता ही है। क्यों? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, मुझे पता है जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ही ज्यादा मेरी रेम्यूनरेशन होगी, उतना ही ज्यादा मैं सैलरी ड्रॉ करूंगी, मेरा इंटरेस्ट है कंपनी में। पर आप सोचो, आप ऐसे डायरेक्टर हो जो कि प्रोफेशनल हो और आपका कंपनी को रिलेशन नहीं है, अगर आप कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करोगे और आप क्या कहोगे, यहाँ पे फ्रॉड क्यों है, मैं ऑडिट कमेटी का पार्ट हूँ, मेरा काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना, उनसे रिलेटेड डिसीजंस लेना, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यूएशन को चेक करना, ऑडिटर्स के काम को देखना, सब कुछ देखना। तो आप क्या बायस हो गए? आप तो कहोगे नहीं भाई, मुझे सैलरी थोड़ा ड्रॉ करने में, को तो अपनी सिटिंग फीस मिलती है खाली, तो मैं यहाँ पर कोई भी फ्रॉड और मिस्टेक जो मेरे सामने आएगी वो मैं बताऊंगा कि मुझे ठीक करवानी है ये, तो आप अनबायस होकर रिजल्ट डिसीजन लोगे। तो इसलिए हम कहते हैं ऑडिट कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमेटी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमेटी शैल बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मेजॉरिटी क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि देखो भाई ऑडिट कमेटी है, वहां पर हर लेवल के लोग होंगे। ठीक है, मतलब कि कोई ऐसा पर्सन जो ऑडिट कमेटी का पार्ट है, जो चेयर पर्सन है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
उसको चेक करेगा, साथ में हर एक लेवल पर इंटरनल कंट्रोल्स को भी, कोई डिसीजन है उसकी कि वो डिसीजन कितना ठीक है उसको चेक करना, या फिर हो सकता है ऑडिट कमेटी का पार्ट कोई एडवोकेट हो, कुछ भी हो, मतलब ऑडिट कमेटी आपने पूरी बनाई है तो उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स कौन होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब बाकी कोई और लोग भी हो सकते हैं पर मेजॉरिटी ऐसे लोग होने चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, ताकि जब डिसीजन हो तो मेजॉरिटी, अगर मेजॉरिटी है और कोई डिसीजन है तो मेजॉरिटी लोग अगर इंडिपेंडेंट है तो वो अनबायस होकर रिजल्ट लेंगे ना, इसलिए यहाँ पर मेजॉरिटी वर्ड लिखा है। ठीक है, दूसरा, मेजॉरिटी लोग ऑडिट कमेटी में ऐसे होने चाहिए जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ सकें और अंडरस्टैंड कर सकें। हो सकता है ऑडिट कमेटी में कोई ऐसा पर्सन हो जिसको लीगल नॉलेज हो, उसको ऑडिट कमेटी में डाला है ताकि वो कंप्लायंसेस, सेक्रेटरियल वर्क, इन सबको चेक कर सके। ठीक है, पर उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उतने अच्छे से क्या करना, इवैल्यूएट करना, रीड करना, असेस करना नहीं आता। इट इज ओके, वो पार्ट है ऑडिट कमेटी का, पर ऑडिट कमेटी मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ध्यान देती है, तो इसलिए मेजॉरिटी मेंबर्स, यहाँ पे ऑल नहीं लिखा, मेजॉरिटी लिखा है, मेजॉरिटी मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरपर्सन जो हेड करेगा उस मीटिंग को, वो ऐसे होने चाहिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझ सके, उनको रीड कर सके और उनके अंदर की जो एरर्स हैं या फ्रॉड्स हैं उनको प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट कर सके। ठीक है, तो मेजॉरिटी लोग ऑडिट कमेटी में ऐसे होने चाहिए जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके नॉलेज हो, वो उसको रीड कर सके और अंडरस्टैंड कर सके। एवरी ऑडिट कमेटी ऑफ कंपनी जो कि एग्जिस्ट कर रही है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब आपने जो ये एक्ट जब कमेंस हुआ, ठीक है, तो उससे पहले अगर ऑडिट कमेटी कंपनी में बनी हुई है तो वो पहले के रूल्स के हिसाब से बनी होगी। तो ये कंपनीज एक्ट कहता है कि अगर आपकी पहले ऑडिट कमेटी बनी हुई है तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही ये एक्ट आया, हम आपको 1 साल का टाइम दे रहे हैं कि आप इन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अपनी ऑडिट कमेटी को दोबारा से बनाओ। मतलब हो सकता है पिछली ऑडिट कमेटी में मेजॉरिटी जो पार्टनर्स हैं, मेजॉरिटी जो मेंबर्स हैं, वो सारे इंडिपेंडेंट ना हो, मेजॉरिटी जो मेंबर्स हैं वो एक लॉयर, एक एमबीए, डायरेक्टर्स ने मिलकर ऑडिट कमेटी बना ली, ठीक है, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख रहे हैं, तो क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो जैसी कंपनी से एक्ट आया, हम आपको 1 साल तक का टाइम दे रहे हैं, मतलब एवरी ऑडिट कमेटी existing before commencement of this act shall within 1 year of commencement of act be reconstituted as per aforesaid provision। मतलब ऑडिट कमेटी दोबारा से रिकंस्टिट्यूट होगी और उनको 1 साल का टाइम दिया जाएगा। मतलब क्या, आपका 2013 में आया ना, तो आपको 31 मार्च 2015 तक 1 साल मिलेगा, एक फाइनेंशियल ईयर और मिलेगा, और आपको अपनी ऑडिट कमेटी को दोबारा से बनाना है। कैसे, इन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और मेजॉरिटी जो है वो रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसी होनी चाहिए। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी के क्या क्या काम है? सबसे पहला काम क्या है ऑडिट कमेटी का? रिकमेंडेशन देना। अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं ना, ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी क्या? अपॉइंटमेंट, फिक्सेशन ऑफ रेम्यूनरेशन, और कितने साल के लिए एक ऑडिटर, टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ठीक है, दूसरा, रिव्यू एंड मॉनिटर ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। क्या ऑडिटर इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है? अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं होगा, अगर उसका कंपनी या बिजनेस से रिलेशन हुआ, तो क्या वो अनबायस होकर अपना ओपिनियन देगा? वो तो कहेगा अच्छा फ्रॉड करना है करो, वो तो इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। तो ऑडिट कमेटी को भी हमने इसलिए इंडिपेंडेंट बना दिया। क्यों? ताकि वो ऑडिटर की इंडिपेंडेंस चेक कर सके। अगर ऑडिट कमेटी खुद से इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्या वो ये देखेगी कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट है या नहीं? वो कहेगी ठीक है, ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है तब भी चलेगा। तो इसलिए हमने कहा कि ऑडिट कमेटी भी इंडिपेंडेंट है, तो वो क्या काम कर रही है? वो चेक कर रही है कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट है या नहीं है। दूसरा, परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसेस। तीसरा, क्या चेक करती है कि ऑडिट जो है वो कैसे काम हो रहा है, इफेक्टिवनेस, परफॉर्मेंस, सब कुछ किसकी? स्टैट्यूटरी, इंटरनल, कॉस्ट ऑडिटर, एनवायरमेंटल ऑडिटर, जितने भी ऑडिटर्स हैं सबकी इंडिपेंडेंस, परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस चेक करती है। एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट देयर ऑन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसी सही बनी है और ऑडिटर ने जिनके ऊपर रिपोर्ट बनाई है वो सही बनी है। नेक्स्ट है क्या? वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ कंपनी। मतलब क्या कि एसेट्स की वैल्यूएशन चेक करती है। इवैल्यूएशन एंड अप्रूवल ऑफ एनी ट्रांजैक्शन ऑफ कंपनी। मतलब कि अगर कोई रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हुई है तो उसको इवैल्यूएट करती है और
ऑडिट कमेटी अप्रूवल भी देती है किनका, 1 करोड़ तक की ट्रांजैक्शंस का, अभी हम ये आगे पढ़ेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब हालांकि पूरे इंटरनल कंट्रोल्स को देखती है वो, पर इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्यों लिखा है हमने, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर की, हम यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या बोला, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, और रिस्क अगर कोई है तो उसको मैनेज करने का जो सिस्टम कंपनी ने बनाया हुआ है उसको, जैसे इंटरनल चेक्स, इंटरनल ऑडिट्स, ठीक है, ये क्या है, ये है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कि जो रिस्क है उसको हम पहले ही कैसे आइडेंटिफाई करें और उसको पहले ही हम लोग कैसे करेक्ट करें। तो ये सब क्या है, ये फंक्शंस ऑडिट कमेटी के। मॉनिटरिंग द एंड यूज ऑफ फंड्स रेज्ड थ्रू पब्लिक ऑफर्स, हमने पब्लिक ऑफर किया, हमने क्या बताया, एक रीजन बताया कि हम क्यों करें, हमने नए प्रोजेक्ट में लगाने हैं, क्या है, हमारे पास पैसा इकट्ठा हो गया, तो क्या वो पैसा उसी पर चीज में यूज हो रहा है ना जिसके लिए हमने इकट्ठा किया था। नेक्स्ट, स्क्रूटनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी से क्या कर रही है, लोन्स या इन्वेस्टमेंट में एंटर कर रही है तो उनकी स्क्रूटनी करना, स्क्रूटनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये सब क्या थे, ये थे फंक्शंस ऑफ ऑडिटर्स, और ये 8 पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं, ठीक है, बहुत इजी है, सिंपल सी बेसिक सी बात है। क्या चीज कि अभी तक हम रिकमेंडेशन पढ़ते आ रहे हैं, दूसरा ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को चेक करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ऑडिटर्स की रिपोर्ट को चेक करते हैं, ये 3 एक ग्रुप में आ गए। उसके बाद क्या, एसेट्स की वैल्यूएशन को चेक करना, रिलेटेड पार्टीज को चेक करना, और इंटरनल कंट्रोल जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, मतलब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और उनसे रिलेटेड रिस्क को मैनेज करने के सिस्टम कैसा बना हुआ है, एक पर्सन दूसरे पर्सन के काम को चेक करेगा, कैसे हम फ्रॉड्स को पकड़ सकते हैं, इनको इवैल्यूएट करना, जो भी पैसा इकट्ठा हुआ थ्रू पब्लिक ऑफर्स वो आखिरकार यूज कहाँ हो रहा है, स्क्रूटनी ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज पावर ऑफ ड्यूटी कमिटी, जस्ट अ सेकंड, ओके, पावर ऑफ ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं, पहली पावर होती है पावर टू कॉल फॉर कमेंट्स ऑफ ऑडिटर, किस बारे में वो ऑडिटर से कमेंट्स, मतलब ऑडिटर को बुलाकर पूछ सकती है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, स्कोप ऑफ ऑडिट एंड इंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस ऑफ ऑडिटर। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल कैसा है, उनके ऑडिट का स्कोप क्या है और ऑडिटर ने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। दूसरी पावर क्या है, पावर टू रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर सबमिशन टू द बोर्ड, फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उनको रिव्यू करना, एक बारी चेक करना कि कहीं उनमें कोई फ्रॉड एरर तो नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनी है, एज पर एफआरएफ बनी है, सारी पॉलिसीज इंटरनल एक्सटर्नल है, तो ये ऑडिट कमेटी चेक करती है। ऑडिट कमेटी किसकी है, कंपनी की है, ठीक है। एक बहुत सारे मेंबर्स हैं जो इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं, तो उनको ये पावर्स दी गई है क्या, कि वो ऑडिटर को बुला के पूछ सकते हैं कि भाई बताओ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में, आपका ऑडिट का स्कोप क्या है और हमें बताओ आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू कर सकती है फाइनली जब वो सबमिट होने वाले होते हैं बोर्ड के पास, उससे पहले। तीसरा, डिस्कस एनी इशू इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद इंटरनल ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, जो कि कंपनी का इंटरनल ऑडिटर है, या स्टैट्यूटरी ऑडिटर मतलब हम इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स, ऐसे ऑडिटर्स जिनको ये स्टैच्यू कहता है कि आपको ऑडिट करना है। तीसरा, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, इनसे कोई भी इशू डिस्कस कर सकती है इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप एक चीज सोचो, कंपनी में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही हो, माल खरीदना, बनना, आगे बेचना, सेल करना, आप कोई एक्सपेंस इनकर कर रहे हो, आप किसी से प्रोजेक्ट की डीलिंग कर रहे हो, आप और लोगों को हायर कर रहे हो, आप एफिशिएंसी से यूज करना कर रहे हो, या फिर आप लोग ऑडिट करा रहे हो, हर एक चीज का इफेक्ट कहां पे पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। कोई भी लेवल हो, टॉप लेवल पे प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट में एंटर होना है, आप नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप पैसा कंपनी के अंदर लेके आ रहे हो, ओनर अपना पैसा लगा रहा है, आप शेयर्स इशू कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मिडिल लेवल पर आप सामान खरीद रहे हो, कौन सा रॉ मटेरियल खरीदना है, कैसे बनाना है, मशीनरी परचेज कर रहे हो, फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हो, एक नई फैक्ट्री खरीदने का सोच रहे हो, कहीं और ब्रांच खोलने का सोच रहे हो, किसी नए प्रोडक्ट में एंटर करने का सोच रहे हो, या फिर आप सामान बना रहे हो, सामान बनाने के लिए आप ह्यूमन रिसोर्स को लेकर आ रहे हो, या फिर सामान जो बन गया उसको बेच रहे हो, लोअर लेवल पर वर्कर्स काम कर रहे हैं, आप उनकी सैलरी, उनकी वेजेस, ह्यूमन रिसोर्स, सबका फर्क कहां पड़ता है, सब कहां पे जाके एंड होते हैं, कहां पे जाके गिरते हैं, ये सारे रिवर्स जाके गिरते हैं इस ओशन के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
इसलिए ऑडिट कमिटी कहां पर फोकस करती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये सब चीजें ही रिलेटेड है ना, तो अल्टीमेटली उनको अपना ध्यान हर जगह रखना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं ऑडिट कमेटी ऐसी होनी चाहिए जहां पर मेजॉरिटी मेंबर्स जो हैं वो क्या हो? इंडिपेंडेंट हो। मिनिमम 3 डायरेक्टर्स उसके अंदर कंपनी के होने चाहिए, पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मेजॉरिटी के होने चाहिए, और वो ऐसे लोग होने चाहिए जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करना और समझना आना चाहिए। तभी तो वो चेक कर पाएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी है। और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उन्होंने चेक करना होगा तो वो ऑटोमेटिकली इन सब एरियाज को आकर देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनका ध्यान इंटरनल कंट्रोल पे भी जाएगा। रॉ मटेरियल का प्राइस क्यों बढ़ा, तो वो कहां जाकर देखेंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाकर देखेंगे, कहीं हम गलत जगह से रॉ मटेरियल तो नहीं खरीद रहे, कहीं उसकी क्वालिटी कम तो नहीं है और प्राइस ज्यादा तो नहीं है। तो यहां पर हम उनको पावर क्या देते हैं कि आप ऑडिटर से बात कर सकते हो, उनके ऑडिटर का स्कोप क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे चल रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बोर्ड के सामने आने से पहले रिव्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑडिट कमिटी हैज अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट इनटू एनी मैटर रिलेटिंग टू द आइटम्स और रेफर टू इट बाय द बोर्ड। जो भी आइटम्स ऊपर दिए हैं इनके रिलेशन में, या फिर उस बोर्ड ने कोई मैटर अगर ऑडिट कमेटी के सामने रखा तो वो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। दे आर लाइक इंस्पेक्शन अथॉरिटी, जो इंस्पेक्ट कर रहे हैं, ऊपर बैठ के सब कुछ चेक कर रहे हैं। पावर टू ऑब्टेन प्रोफेशनल एडवाइस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, वो बाहर से प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हैं। जैसे बोर्ड ने कहा कि भाई हमारे ऊपर लिटिगेशन चल रहा है, 3 साल बाद आनी है उसकी, पर हमें ये समझ नहीं आ रहा हम उसका प्रोविजन दिखाएं ना दिखाएं। उन्होंने ऑडिट कमेटी के सामने ये चीज रखी। अब ऑडिट कमेटी क्या करेगी? बाहर से किसी एडवोकेट को हायर करेगी और उसके ऊपर उनकी प्रोफेशनल एडवाइस लेगी। एक और होती है फुल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द रिकॉर्ड, कि जो भी रिकॉर्ड का इंफॉर्मेशन है वो फुल एक्सेस है उनके पास। ऑडिटर ऑफ द कंपनी एंड की मैनेजर पर्सन शैल हैव राइट टू बी हर्ड इन मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी। जो ऑडिट कमेटी की मीटिंग होती है उसके अंदर ऑडिटर्स और कंपनी के की मैनेजरियल पर्सन जा सकते हैं, और ऐसी मीटिंग जो कि ऑडिट कमेटी की होती है उसके अंदर दे हैव राइट टू बी हर्ड। मतलब अगर ऑडिट कमेटी की मीटिंग हुई तो उसके अंदर ऑडिट कमेटी के मेंबर्स तो बैठेंगे, साथ में ऑडिटर भी बैठ सकता है और की मैनेजरियल पर्सन भी बैठ सकते हैं जो कंपनी के हैं। पर ऑडिटर को उस मीटिंग के अंदर राइट टू वोट नहीं होता। अगर वो किसी चीज के ऊपर वोटिंग कर रहे हैं कि हमें इस डिसीजन को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो ऐसे केस में अगर ऑडिटर उस मीटिंग में है तो वो वोट नहीं करेगा। ठीक है। लास्ट इज ऑडिट कमिटी अप्रूवल ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। देखो हमें पता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस के लिए बोर्ड का अप्रूवल चाहिए होता है, और अगर थ्रेशोल्ड लिमिट के बियॉन्ड है, मैं मान के चल रही हूं कि आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के बारे में पता है, ऐसी ट्रांजेक्शंस जो रिलेटेड पार्टी के साथ करी जाएं, सेक्शन 144 ऑडिटर कौन सी सर्विसेज नहीं दे सकता, 177 ऑडिट कमेटी, 188 आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस क्या है? ऐसी ट्रांजेक्शंस जो रिलेटेड पार्टी के साथ करी जाए, मतलब डायरेक्टर या उसका रिलेटिव। ठीक है, तो ये पूरा है रिलेटेड पार्टी का, हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैं मान के चल रही हूँ आपको रिलेटेड पार्टी का मतलब पता है, हम यहाँ पर ऑडिट कमेटी डिस्कस कर रहे हैं। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जब भी होती है उनके लिए बोर्ड का अप्रूवल चाहिए होता है, एंड एक्सेप्शंस होती हैं। ठीक है, पर अगर थ्रेशोल्ड लिमिट दी हुई है, मतलब एक लिमिट दी हुई है, अगर उस लिमिट के बियॉन्ड आपने कोई ट्रांजैक्शन में एंटर किया तो आपको क्या चाहिए होता है? मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए होता है। जनरल बात है, एक्सेप्शंस होती हैं आर्म्स लेंथ प्राइस की, मुझे पता है। ठीक है भाई, जनरल बात पूछ रही हूँ, जनरल बात बता रही हूँ। पर ऑडिट कमिटी का अप्रूवल भी चाहिए होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस के लिए। कैसे? ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस शैल रिक्वायर अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी। ये ऑल वर्ड ना पहले नहीं था, तो बहुत कंफ्यूजन होती थी। फिर बाद में एक अमेंडमेंट आई जिसमें ऑल डाल दिया गया, मतलब अब कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो उसके अंदर ऑडिट कमिटी अगर कंपनी के अंदर है तो उसका अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। अब जो ऑडिट कमिटी है वो ऑमनिबस अप्रूवल दे सकती है, मतलब ऐसा अप्रूवल जो कि 1 साल या उससे कम का होगा। ठीक है, मतलब आप इस ट्रांजैक्शन में एंटर कर सकते हो, पर ये ट्रांजैक्शन सिर्फ 1 साल तक की होगी, वैलिड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 फाइनेंशियल ईयर। मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन जो रिलेटेड पार्टी से है पर ये ट्रांजैक्शन की जो लाइफ होगी वो 1 साल या उससे कम की होगी। फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन proposed to be entered into by company subject to prescribed conditions। prescribed conditions कौन सी है हमारी? क्या कि repetitiveness of the transaction और justification की omnibus approval चाहिए या नहीं चाहिए। मतलब कि कोई भी ट्रांजेक्शन में एंटर करने से पहले आपको ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, और ऑडिट कमेटी आपको omnibus अप्रूवल दे सकती है, मतलब क्या कि उसकी जो वैलिडिटी होगी वो 1 साल या उससे कम की होगी। इन केस ऑफ ट्रांजेक्शंस
जो कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस नहीं है, ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस नहीं है, where audit committee has not approved, it shall make its recommendations to the board. ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो आपको क्या करना है, ऑडिट कमिटी का अप्रूवल, आपको ऑडिट कमिटी का अप्रूवल चाहिए। ठीक है, जहां पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है वहां पर आपको ऑडिट कमेटी का अप्रूवल नहीं चाहिए, मैम ऑडिट कमेटी का अप्रूवल नहीं चाहिए होगा, तो ऐसे केस में ऑडिट कमेटी कहती है कि मैं बोर्ड को रिकमेंडेशन दे सकती हूँ, मतलब उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अपनी रिकमेंडेशन दे सकती हूँ कि ऑडिट कमेटी क्या कहती है कि हमें इस ट्रांजैक्शन में एंटर करना चाहिए या नहीं। मतलब जहां पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुई वहां पर तो ऑडिट कमेटी का हमें अप्रूवल चाहिए ही चाहिए इस ट्रांजैक्शन में एंटर करने से पहले। पर जहां पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है, मतलब कोई और ट्रांजैक्शन है जो कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है, वहां पर ऑडिट कमेटी का अप्रूवल नहीं चाहिए होता, पर ऑडिट कमेटी जो है वो क्या कर सकती है, वो बोर्ड को रिकमेंडेशन दे सकती है, रिकमेंडेशन दे सकती है इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन जो कि 188 के अंदर फॉल नहीं करती, मतलब कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है। इन केस ऑफ ट्रांजैक्शंस अदर देन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस वेयर ऑडिट कमिटी डज नॉट अप्रूव, इट शैल मेक रिकमेंडेशंस टू द बोर्ड। इन केस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग एनी अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़, मतलब जहां पर 1 करोड़ या उससे ज्यादा की अमाउंट होती है, इज एंटर्ड इनटू बाय डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी, और इस ट्रांजैक्शन के अंदर डायरेक्टर या कंपनी का कोई भी ऑफिसर एंटर हुआ, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, विदाउट ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी, मतलब 1 करोड़ से कम की ट्रांजैक्शन है और ऑडिट कमेटी का अप्रूवल नहीं लिया और डायरेक्टर या कोई भी ऑफिसर उस ट्रांजैक्शन में एंटर हुआ, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन थी, 1 करोड़ से कम की उसकी वैल्यू थी, विदाउट ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी, तो ऐसे केस में अगर कहीं पर भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुई और अप्रूवल नहीं लिया गया ना, तो वहां पर 3 महीने के अंदर हम उस ट्रांजैक्शन को क्या कर सकते हैं, हम उस ट्रांजैक्शन को रेटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में क्या होगा जहां पर हमने उस ट्रांजैक्शन को रेटिफाई करा, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, सच ट्रांजैक्शन शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द ऑडिट कमेटी, मतलब कि ऑडिट कमेटी ने उसको 3 महीने का टाइम था, वो उसको रेटिफाई कर सकती थी। मतलब क्या, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है, अब ऑडिट कमेटी से अप्रूवल नहीं लिया गया, तो ऑडिट कमेटी 3 महीने के अंदर उसको क्या कर सकती है, रेटिफाई कर सकती है। मतलब क्या कर सकती है, अपना फॉर्मल कंसेंट उस पर दे सकती है। ठीक है, 3 महीने के अंदर उसने फॉर्मल कंसेंट नहीं दिया, तो सच ट्रांजैक्शन शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ऑडिट कमिटी। मतलब वॉइडेबल मतलब कैपेबल ऑफ बीइंग वॉइडेड, मतलब कैंसिल कर देना उसको। तो आप अपनी नोटबुक में लिख रहे हो, रेटिफाइड का मतलब फॉर्मल कंसेंट या फिर साइन। सिंपल सी बात है, कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुई जिसमें डायरेक्टर एंटर हुआ या फिर कोई भी ऑफिसर एंटर हुआ, और ये जो ट्रांजैक्शन हुई विदाउट ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुई थी तो आपको क्या करना चाहिए था, आपको अप्रूवल लेना चाहिए था ऑडिट कमिटी का, पर उन्होंने नहीं लिया। तो जहां पर ये ट्रांजैक्शंस 1 करोड़ से कम की हैं, ठीक है, 1 करोड़ से ऊपर की ट्रांजैक्शंस नहीं, 1 करोड़ से कम की ट्रांजैक्शंस, तो उन केस के अंदर आपकी ऑडिट कमेटी के पास एक पावर होती है कि वो इसको रेटिफाई कर सकती है 3 महीने के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर इसको रेटिफाई कर सकती है। मतलब इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर अपना क्या कर सकती है, फॉर्मल कंसेंट दे सकती है कि मतलब आप इसमें एंटर कर सकते हो, मतलब अपना क्या दे सकती है, फॉर्मल कंसेंट दे सकती है। ठीक है, आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में एंटर कर लिया, आपने ऑडिट कमेटी को नहीं पूछा, ठीक है, अब ऑडिट कमेटी इस ट्रांजैक्शन को रेटिफाई कर सकती है प्रोवाइडेड ये 1 करोड़ से कम की हो। ठीक है, उसके पास सिर्फ 1 करोड़ से कम की ही ट्रांजैक्शन को रेटिफाई करने की पावर होती है। अब 1 करोड़ या उससे कम की ट्रांजैक्शन है तो 3 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन जो आपकी ऑडिट कमेटी है वो इसको रेटिफाई कर सकती है, मतलब इसके ऊपर एक थम्स अप दे सकती है कि ओके यू कैन एंटर, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अप्रूवल लेना भूल गए, इट इज ओके, मैं इसको रेटिफाई करती हूँ, 3 महीने का टाइम होता है। पर अगर
ये ट्रांजैक्शन 3 महीने के अंदर रेटिफाई नहीं हुई, मतलब फॉर्मल कंसेंट नहीं दिया, तो दिस इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ऑडिट कमिटी। एंड इफ द ट्रांजैक्शन इज विद द डायरेक्टर और रिलेटेड पार्टी और इज ऑथराइज्ड बाय एनी डायरेक्टर, तो ऐसे केस में जो भी डैमेज होगा वो इस डायरेक्टर को पूरा करना पड़ेगा। मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुई, एक डायरेक्टर है मिस्टर डी, उसने एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में एंटर कर लिया, उसने क्या किया, ऑडिट कमेटी का अप्रूवल नहीं लिया, ठीक है। ऑडिट कमेटी को आ गया गुस्सा, उसने कहा ट्रांजैक्शन का अमाउंट कितना है, उसने डायरेक्टर मिस्टर डी ने कहा 1 करोड़ से कम का है, तो उसने कहा ठीक है, अभी ट्रांजैक्शन को खत्म हुए 3, मतलब ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई थी आपकी अगस्त में और 1 अगस्त को स्टार्ट हुई थी, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने हैं अभी, तो मैं आपकी इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रेटिफाई कर देती हूँ, मतलब फॉर्मल कंसेंट दे देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगली बार से आप अप्रूवल लेना मत भूलना। तो मिस्टर डी क्या कहेगा, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रेटिफाई हो गया, मतलब ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या हो गई, पक्की हो गई। अब सपोज कर लो 3 महीने के अंदर मिस्टर डी ने रेटिफाई नहीं करवाया ऑडिट कमेटी से, ऑडिट कमेटी ने क्या किया, 3 महीने हो गए, ऑडिट कमेटी ने रेटिफाई नहीं की ट्रांजैक्शन, उन्होंने कहा कि हम अभी भी गुस्से में हैं, हम इस ट्रांजैक्शन को रेटिफाई नहीं करेंगे, मतलब इसके ऊपर अपना फॉर्मल कंसेंट नहीं देंगे। तो जैसे ही 3 महीने खत्म होंगे ना, तो ये क्या होगी, ये वॉइडेबल हो जाएगी, मतलब कैंसिल हो जाएगी, मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या हो गई, वॉइड हो गई, कैंसिल हो गई। तो ऐसे केस में ट्रांजैक्शन स्टार्टिंग में तो इनिशिएट हुई थी, किसी ने माल दिया होगा, माल लिया होगा, पैसे इधर उधर हुए होंगे, जैसी भी ट्रांजैक्शन होगी, तो ऐसे केस में जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है जिसने इस ट्रांजैक्शन में एंटर किया, जो भी डायरेक्टर है, वो क्या करेगा, शैल इंडेमनीफाई कंपनी अगेंस्ट लॉसेज इंकर्ड बाय कंपनी फ्रॉम सच ट्रांजैक्शन। तो अगर इस ट्रांजैक्शन जो कि अब कैंसिल हो चुकी है, क्यों, क्योंकि इसको 3 महीने में रेटिफाई नहीं किया ऑडिट कमेटी ने, मतलब अपना फॉर्मल कंसेंट, अपना थम्स अप, अपना ओके इस ट्रांजैक्शन को नहीं दिया, तो ऐसे केस में 3 महीने बाद जैसे ही ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गई, तो अगर इससे कंपनी को कुछ लॉस हुआ, तो उस लॉस की भरपाई कौन करेगा, वही डायरेक्टर जिसने ऑडिट कमेटी के अप्रूवल के बिना इस ट्रांजैक्शन को किया था। आई समझ, ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट, सिंपल सा पॉइंट है। और या फिर एक बार फिर से समझा दूं, टेल मी, किसी भी बच्चे को ना समझ में आया हो तो जल्दी बताओ, एक सिंपल से एग्जांपल से दोबारा से समझा दूंगी, बोलो जल्दी बोलो, क्लियर हुआ है ये, क्लियर है मैम। ओके। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है, हाँ जी कुछ कह रहे थे कोई, ओके क्लियर है। बोर्ड रिपोर्ट शैल डिस्क्लोज द कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी, जो बोर्ड रिपोर्ट है वो डिस्क्लोज करेगा क्या, कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी। वेयर बोर्ड डज नॉट एक्सेप्ट एनी रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमिटी, द सेम शैल बी डिस्क्लोज इन बोर्ड रिपोर्ट अलॉन्ग विद रीजंस। और जहां पर कहीं पर ऑडिट कमेटी ने कोई रिकमेंडेशन दी कि भाई जैसे अभी रिकमेंडेशन की इतनी रेम्यूनरेशन होनी चाहिए, या फिर रिकमेंडेशन की आप इसको अपॉइंट कर लो, कहा था ना हमने कि रिकमेंड करेगा बोर्ड कि नया रोटेशन के टाइम पे ऑडिटर कौन सा होना चाहिए, तो अगर बोर्ड रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं करता तो वो अपनी रिपोर्ट में इस चीज का रीजन डालेगा, ठीक है। इस चीज को एक बार ये फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, 1 मिनट लगेगा बस आप लोगों का। क्या चीज, मिस्टर डी, ये कौन है, डायरेक्टर ऑफ कंपनी, इसने क्या किया, एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में एंटर हुआ, तो इसको क्या करना चाहिए था, इसको अप्रूवल लेना चाहिए था ऑडिट कमेटी का, पर इसने ऑडिट कमेटी का अप्रूवल नहीं लिया और इसने ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दी। अब ऑडिट कमेटी को आ गया गुस्सा, अब ऑडिट कमेटी क्या करेगी, अब ऑडिट कमेटी 3 मंथ्स के अंदर, जिस दिन से ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई थी 3 महीने के अंदर वो क्या कर सकती है, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को क्या कर सकती है, रेटिफाई कर सकती है, इसके ऊपर अपना थम्स अप फॉर्मल कंसेंट दे सकती है कि ओके आप भूल गए पर ट्रांजैक्शन सही है तो आप इसको कैरी ऑन कर सकते हो। अगर तो रेटिफाई कर दिया ठीक है, अगर 3 महीने के अंदर रेटिफाई नहीं किया तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांजैक्शन, ये जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है ये क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हो गया, ट्रांजैक्शन खत्म, कैंसिल हो गई, तो ऐसे केस में अगर कंपनी को कोई भी लॉस हुआ तो उस लॉस की भरपाई कौन करेगा, ये डायरेक्टर मिस्टर बी, ठीक है, बस इतनी सी बात है, ओके। चलिए वी आर डन फॉर टुडे।